हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज निम्न प्रपाषण काल का जीवन यापन से संबंधित टॉपिक रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो आज का जो कंटेंट बहुत ज़्यादा था कि तो इस पर कुछ आया नहीं है, तो जितने भी बाकी का जो कंटेंट है मैं इसको बोल के आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। ये मत सोचना कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर ख़त्म हो जाएगी, तो लास्ट में भी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जो लोग सीरियस हैं वो लोग तो देखेंगे, जो नॉन सीरियस हैं वो लोग शायद ना देखें। ठीक है, तो मैं तो उन बंदों को चाहता हूँ जो सीरियस बंदे हैं। ठीक है, चाहे एक बंदा मेरी वीडियो को देखे लेकिन सीरियस बंदा देखे। सिलेक्शन अगर किसी एक का भी होता है, जो बंदा देख रहा है किसी एक का, जो कंटिन्यू फॉलो मेहनत से पढ़ाई करेंगे उन सबका होगा। लेकिन जो आ रहे हैं फिजूल में बस देख कर चले जा रहे हैं, वो मुझको बंदे चाहिए भी नहीं। ठीक है, मेरे पास तो एक बंदा मेरी उसको देखता रहे, मेहनत करे, सारा का सारा प्रिपरेशन यहाँ से होगी, उसकी A to Z सब चीज़ आएगी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पाषाण काल। पाषाण काल में पढ़े थे पुरापाषाण काल, और पुरापाषाण काल के अंदर पढ़े थे निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, उसके निम्न पुरापाषाण काल के बारे में हम पढ़ा चुके हैं कि उसके बारे में कि क्या इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, उसके मुख्य मुख्य स्थलों को पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका जीवन से संबंधित। ठीक है, तो देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या उस काल में कृषि का ज्ञान था? तो भैया कृषि का ज्ञान उस समय में नहीं था। ठीक है, उस समय के लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है। तो सभी को पता है, ठीक है, उस समय कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, क्या करते थे कि जब कृषि का ज्ञान नहीं था तो आखेट करते थे, मतलब शिकार किया करते थे, और क्या करते थे, खाना पीना जो कंदमूल वगैरह मिले उनको खाते थे, उनको इकट्ठा कर लिया करते थे। ठीक है, तो खाद्य संग्राहक भी हुआ करते थे। ठीक है, अब जब आखेट करते थे तो जानवरों का उल्लेख होता है। जानवरों का उल्लेख केवल आखेट के लिए ही नहीं पढ़ते हैं हम, इसलिए भी और स्पेसिफिक पढ़ते हैं क्योंकि जो भी चित्र मिले हैं हमें, बहुत ज़्यादा मात्रा में जानवरों का चित्र बहुत हमें मिला है, तो हमें जानवरों के बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। स्पेसिफिक उन जानवरों के बारे में पढ़ना होता है, ज़रूरी हो जाता है जो कि चित्रों में है। ठीक है, साथ में हमें ये पढ़ना जरूरी हो जाता है कि वो देसी कौन से थे और विदेशी कौन से थे, जिससे कि हमें विदेशों के साथ उस समय जो जो हमारे संपर्क थे, ठीक है, उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो जानवरों के विषय में पढ़े तो हमारे कुछ देसी जानवर हैं जो भारत में ही मूल रूप से कहाँ के थे, भारत के ही थे। ठीक है, भारत का मतलब ये नहीं केवल भारत इंडिया आज का प्रेजेंट भारत नहीं, भारतीय महाद्वीप। ठीक है, भारतीय महाद्वीप में क्या क्या आ जाता है, तुम्हारा श्रीलंका आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है, नेपाल आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है। बहुत लोग भारतीय महाद्वीप को केवल भारत का महाद्वीप, या फिर कुछ लोग तो केवल प्राय भारत को जो है प्रायद्वीप को भारत महाद्वीप मान के चलते हैं। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, मेरे पास आते हैं बच्चे ऑफलाइन पढ़ने, भैया उसकी सर ये है भारत का प्रायद्वीप, इसी को महाद्वीप बोलते हैं। लेकिन नहीं भैया, महाद्वीप में बहुत कुछ आता है। ठीक है, कई सारे देश मिलके भारत का महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, देखो, देसी हो गए, जानवरों को हम जो कैटेगरी में बांटेंगे, दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक तो देसी और एक विदेशी। ठीक है, अब जो देसी हो गए उनमें मुख्य से रूप से जो हमें याद रखने हैं, नर वानर, नील गाय, जिराफ, कस्तूरी मृग, ठीक है, बकरी, भैंस, चिंकारा, गाय और सुअर। ठीक है, ये जो कौन से कहलाएंगे, ये कहलाएंगे देसी, कि ये भारतीय हैं। ठीक है, ये भारतीय जानवर हैं। अब विदेशी कौन कौन से हुए? ऊंट और घोड़ा। ऊंट घोड़ा विदेशी तो है, साथ में ये भी पता, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, ये पूछा गया है कि ऊंट किस भारत में कहाँ से आया? तो उत्तरी अमेरिका से। घोड़ा कहाँ से आया? उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका से आया, कुछ लोग कहते हैं कि भैया अफगानिस्तान वगैरह की साइड से आया। ठीक है, लेकिन भैया प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत अभी भी मैंने क्या बताया, भारतीय महाद्वीप में अफगानिस्तान भी आ जाता है। ठीक है, तो कहां से आए? उत्तरी अमेरिका से आए। अफगानिस्तान वगैरह जहां पर भी आए, कहां से आए?
वो उत्तरी अमेरिका से आए, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाना, मध्यकाल में अधिकतर हमारे यहाँ पे घोड़े वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में जो आक्रमण वगैरह हुए, तो हम कह रहे थे कि अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से आते हैं भैया, अफगानिस्तान से आते हैं, इराक से आते हैं, ईरान से आते हैं, ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे भी कहाँ से आए, उत्तरी अमेरिका से आए। क्लियर हो गया। दरियाई घोड़ा और हाथी कहाँ से आए, मध्य अफ्रीका से आए। भाई इंक खत्म हो गई। कहाँ से आए, मध्य अमेरिका से आए, ठीक है, मध्य अमेरिका से आए। अब इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो जो ये जितने भी जानवर आए, जो विदेशी जानवर हैं, विदेशी जानवरों के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। जितने भी विदेशी जानवर आए वो उत्तर भारत की पश्चिमी सीमा से उन्होंने कहाँ क्या करा, भारत में प्रवेश करा। उत्तर भारत की, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है ये सब उत्तर भारत की पश्चिमी सीमाओं से इन्होंने क्या करा, भारत में प्रवेश करा, ठीक है। इसी आधार पर, किस आधार पर, कि ये दरियाई घोड़ा हाथी मध्य अफ्रीका से आए, तो इसी आधार पर हम ये भी प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि अफ्रीका और भारत के आपस में संबंध रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया सब कुछ। आगे देखते हैं पशुपालन की। यहाँ पे बेशक हम इनके बारे में हम पढ़ते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पशुपालन करते थे, नहीं। अभी तक केवल हम उनका आखेट करते थे, पशुपालन नहीं करते थे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, है ना, पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। बहुत बड़ी बात है ये वाली। अगली, अग्नि का ज्ञान हो गया था। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि अग्नि का ज्ञान नहीं, अग्नि का ज्ञान हो गया था हमें, ठीक है, अग्नि का ज्ञान हो गया था, लेकिन उसके उपयोग का ज्ञान हमें इस काल तक नहीं था, ठीक है। अग्नि का ज्ञान हमें क्या हो गया था, लेकिन उसके उपयोग का, इसके यूज क्या है, हम क्या कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में उस समय के लोगों को नहीं पता थी, ठीक है। अब भाई जो अपना ये जीवन सरवाइव करते थे किस किस पे, जानवरों के और कंदमूल वगैरह खा के, ठीक है। वो भी डिपेंड करता था ऋतु के ऊपर, ठीक है। जैसी जैसी जिस प्रकार की ऋतु हुआ करती थी, उसी के हिसाब से वो फल, कंदमूल, पशुओं का शिकार किया करते थे, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट डालती थी क्या, ऋतु जो होती थी, मौसम जो होता था, मौसम का चक्र, सर्दी में सर्दी के हिसाब से, गर्मी में गर्मी के हिसाब से, बरसात में बरसात के हिसाब से, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता थी, अधिकतर जाड़े ही हुआ करते थे। तो जो भी ऋतु परिवर्तन उस समय हुआ होते होंगे, ठीक है, उसी हिसाब से ये अपने फल, कंदमूल और शिकार, ठीक है, उनको जो भी होता होगा उसी हिसाब से करते होंगे ये, ठीक है। आगे देखो इनका सर्वोपरि लक्ष्य क्या था, ठीक है। भाई इंसान का सर्वोपरि लक्ष्य क्या था कि भैया मैं जीवित रहूं, खाना वाना एक दो दिन को देख लेंगे, अगर नहीं भी मिलेगा, अगर दिख रहा है कि भैया नीचे खतरनाक इंसान घूम रहा है, तो वो नहीं उतरते थे, नहीं ऊपर से पेड़ों पे अगर चढ़ गए, तो उनको सबसे पहले क्या था, भैया पहले मैं जीवित रहूं, ठीक है। तो उनका सर्वोपरि लक्ष्य क्या था, अपनी आत्मरक्षा, ठीक है। उसको ये पता था इससे मुझे हानि होगी, तो भाई वो चीज उसके पास नहीं जाता था, ठीक है। आगे देखो, इस समय वास्तुकला का कोई निर्माण नहीं हुआ था और ना ही मृद भांड कला का विकास हुआ था, ठीक है। ना तो वास्तुकला का कोई विकास था और ना ही मृद भांड। वास्तुकला मकान वगैरह जो हम चीजें बनाते हैं या शैलाश्रय बनाते हैं, निवास बनाते हैं, पक्के निवास, ऐसा कुछ भी क्रिएटिविटी वो नहीं करते थे, ठीक है। ना ही मृद भांड का निर्माण किया करते थे, ऐसे ही खा लिया करते थे, हाथ में लिया, जिसमें भी मिले खाना पसंद करते थे उसमें खा लिया करते थे, ठीक है। लेकिन कुछ भी ये चीज नहीं बनती थी, ना टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी नहीं, ये नहीं कि चाक वगैरह का उसी को नहीं, हाथ से भी अगर मिट्टी को शेप देते हो, ऐसा भी कोई भी क्रिएटिविटी के हमें अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। आगे मिल जाए स्टडी करते में वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है। जो उनकी क्रिएटिविटी कहीं अगर दिखाई देती है, ठीक है, तो उनकी क्रिएटिविटी हथियारों में दिखाई देती है और औजारों में दिखाई देती है, ठीक है। हथियार वगैरह जो बनाते थे या जो औजार बनाते थे, ठीक है, उनमें दिखाई देती है। तो यही हथियार और औजार उस समय की एक क्रांतिकारी घटना थी, ठीक है। क्रांतिकारी घटना इस काल की, किस काल की, निम्न पुरापाषाण काल की एक क्रांतिकारी घटना थी, ठीक है। अब ये हथियार और जो औजार भी जो बनाया करते थे ना, ठीक है, उसके भी मुख्य रूप से कुछ पत्थरों का प्रयोग क्या करते थे। जो हथियार और औजार जो बनाया करते थे उनमें भी मुख्य रूप से कुछ पत्थरों का, स्पेसिफिक पत्थरों का उपयोग किया करते थे। अब ये स्पेसिफिक पत्थरों के नाम आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है।
टिप्स पे मतलब टिप्स पे क्वार्टजाइट पत्थर, बलुआ पत्थर, लैटराइट पत्थर और चैलसिडनी पत्थर। ठीक है, ये पत्थरों का प्रयोग करके ये अपने हथियार और औजार बनाया करते थे। ठीक है, अब देखो ये जो हथियार और जो औजार बनाते थे, जो हथियार जो औजार बनाया करते थे, जो स्पेसिफिक मैंने आपको पढ़ाया था उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ठीक है, तो वही को रिपीट करेगा ये। ठीक है, देखो उत्तर भारत में जो हथियार जो औजार मिलते हैं हमें वो मिलते हैं फ्लैग प्रधान। ठीक है, फ्लैग प्रधान मतलब वो एक शार्प चीज को करके बनाया करते थे, ब्लेड की तरह, ब्लेड की आकृति में। मान के चलो एक गोल पत्थर ले लिया एक गोल पत्थर ले लिया। अब हमें उत्तर भारत की संस्कृति के हिसाब से एक पत्थर को बनाना था, उसकी एक साइड को हम शार्प कर लेंगे। ठीक है, शार्प कर लेंगे भाई, वो हमारा पत्थर बन गया है। या औजार बनाना है तो वो औजार भी उसी हिसाब से फ्लैग प्रणाली के हिसाब से बनाया करते थे। दक्षिण भारत में क्या होता था, कुछ भी हथियार बनाते थे वो। ठीक है, तो औजारों से ज्यादा संबंधित अगर हथियारों पे ध्यान दोगे, ये जो मैं बातें बता रहा हूं औजारों से ज्यादा इस पे ज्यादा, इसको ज्यादा डिफाइन अच्छे से कर रही है ये। ठीक है, हथियारों को। ठीक है, अब दक्षिण भारत में जो मिलता था हस्तकुटा, कोई भी हो कि भैया एक पत्थर लिया, उसके ऊपर कुछ डंडा वगैरह या पत्थर लंबा वाला पत्थर बांध के उसको कुल्हाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि उत्तर भारत में कौन सी प्रणाली होती थी, फ्लैग प्रणाली। ठीक है, इसे सोहन प्रणाली भी कह देते हैं, क्योंकि सोहन नदी घाटी में अधिकतर इनकी संख्या मिलती है ना, तो इसको सोहन प्रणाली भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हस्त कोठार प्रणाली, कोठार प्रणाली। ठीक है, मद्रास संस्कृति के नाम से आप लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, आगे देखो, इस समय में धार्मिक भावनाओं, धर्म वगैरह जैसी कोई भी चीज नहीं थी, ना ही उसकी भावना कि आज तक हमें कोई भी साक्ष्य मिले कि ना ही गुफा वगैरह में जिसे चित्र वगैरह बनाया करते थे, हम उन्हीं के आधार को स्टडी करते हैं। जो हमने जो भीमबेटका से बहुत सारी गुफाएं मिली है ना, उसमें बहुत सारे जानवरों के चित्र हैं, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उनसे क्या है कि कोई भी हमें ऐसी चीज नहीं मिली है जो कि धर्म को इंगित करती हो, धर्म के बारे में बताती हो। ठीक है, जो हमें रहन सहन और सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति जो होती है, जो हमें इन्होंने अभिव्यक्त करा अपने बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, अपने समाज के बारे में। ठीक है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, जो भी जितना भी ये कर पाए। ठीक है, या फिर ये कहें जितना भी हमें आज तक पता चल पाया, उस आधार पर हमने ये जाना है कि इन्होंने जो अपनी अभिव्यक्ति की है चित्रों के द्वारा करी है। यहाँ तक हो गया। अब स्पेसिफिक हम चित्रों से संबंधित चीजें ही कुछ हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट आउट मैं आपको पॉइंट में बताऊंगा और समझाऊंगा। जगह नहीं थी ब्लैक बोर्ड पे तो हमने इसलिए उनको लिख नहीं पाए। ठीक है, और मेरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि उसको इंस्टेंट मिटा के लिखता हूं तो समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए अब देखो ये आपका हो गया चित्रों द्वारा क्या करते थे, अभिव्यक्ति अपनी प्रदर्शित करते थे। अब देखो एक और चीज देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी पूर्व प्रापाषाण युगीन भीमबेटका में है। ठीक है, सबसे जो पुरानी चित्रकारी के हमें जो उदाहरण हमें मिलते हैं तो वो कहां से मिलते हैं, भीमबेटका से। दोबारा बोल के बता रहा हूं, सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी पूर्व प्रापाषाण युगीन भीमबेटका में है। ठीक है, यहां से कितने मिले हैं, यहां से क्या क्या मिला है, 243 प्रागैतिहासिक शैलाश्रय मिले हैं। शैलाश्रय 243 प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रय वो स्थान होते हैं जहां शैलों से संबंधित वो बना के निवास करते थे। ठीक है, सॉरी बना के नहीं, जो शैलों के बने हुए निवास स्थान होते थे, कंदराएं वगैरह होती थी, वहां जाके रहते थे। ठीक है, ऐसी हमें बहुत सारी गुफाएं वगैरह चीजें मिली हैं शैलाश्रय। ठीक है, प्रारंभिक चित्रों के जो रंग हुआ करते थे, प्रारंभिक चित्रों जो उन्होंने हमें जो आज समय में जानकारी मिलती है, हमें किसके द्वारा मिलती है, चित्रों के द्वारा मिलती है। प्रारंभिक समय में उस समय में जब ये चित्र बनाते थे तो मुख्य रूप से किस रंगों का प्रयोग करते थे, हरे रंग का करते थे और गहरे लाल रंग का करते थे। किस काल में, निम्न प्रापाषाण काल में। हो गया क्लियर। अब देखो भैंस, हाथी, बाघ, गैंडे, सूअर के मुख्य रूप से हमें चित्र मिलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हमें चित्र मिलते हैं।
मुख्य रूप से हमें चित्र मिलते हैं। आगे देखते हैं, खत्म करते हैं। 3 पॉइंट और हैं। कुछ चित्रों की लंबाई 2 से 3 मीटर हुआ करती थी और ये प्रदर्शित करती थी कि ये बहुत भयानक हैं और क्रूरता वाले हैं। ठीक है, चित्र इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। वो इससे हमें इसकी हमें किससे पता चलती है कि वो क्रूर हुआ करते थे, भयावह। उन्होंने इतने विशाल विशाल बनाए हैं उन चित्रों को, तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि वो इनसे डरते थे। ठीक है, शिकार उनका जीवन यापन का मुख्य साधन था, ये आपको पता ही है। ठीक है, चित्रों में बनी शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री में आसानी से भेद किया जा सकता था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, पुरापाषाण युग के लोग छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे। इसके बारे में भी हमें जानकारी किससे पता चलती है? चित्रों से पता चलती है। ठीक है, चित्रों से हमें ये पता चलता है कि शायद वहां उस समय के लोग कैसे रहा करते थे, छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे। ठीक है, देखो भाई, आज तुम्हारा जीवन यापन समाप्त हो गया। वीडियो इतनी ही थी, आज खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य पुरापाषाण काल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।